पी नड्डा प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। और पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसको भी हमने बखूबी देखा है और हम सब जानते हैं कि ये सरकार पिछले 11 सालों में ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल पेश की है। इट्स ए ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट और ये फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है। ये भविष्य को देख करके चलने वाली सरकार है। भविष्य को किस तरीके से हम आगे देश को ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में सोच करके काम को करने वाली सरकार है। और इसीलिए वी टॉक अबाउट विकसित भारत, और विकसित भारत का ये अमृत काल और ये 10 साल 11 साल ने विकसित भारत का बेस बनाया है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इस बेस को बनाने के लिए जो भी फैसले लेने थे वो सारे फैसले लिए गए। आज के दिन मैं 2014 से पीछे जाऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 was full of corruption। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी, वाली सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। द शिफ्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई टॉक अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविज्म टू पॉजिटिव। आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के बारे में ये धारणा बनना, समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे और समस्याओं को सॉल्व करेंगे, ये आम व्यक्ति की धारणा बन गई है। और इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म में विकास, आविष्कार और नवाचार, ये तीनों चीजें जुड़ी हैं। नवाचार भी हो रहा है और इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। अगर मैं मोदी जी के शब्द में बताऊं तो उन्होंने कहा है कि दिस डिकेड विल प्रूव टू बी द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर विकसित भारत। और इसी काम को लेकर के जो हम लोगों ने उनके नेतृत्व में जो उन्होंने नीतियां दी, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, इसको हर पॉलिसी में हम सबको देखने को मिलता है, हर नीति में हमको देखने को मिलता है। एवरी पॉलिसी आप देखेंगे तो इट्स डिफरेंट। पुरानी पॉलिसीज में भी जो चेंजेस आई हैं वो इसलिए कि रिफॉर्म चाहिए और उसी के साथ साथ हमको ट्रांसफॉर्म करना है और इसके लिए परफॉर्म करना है। और एक बेसिक प्रिंसिपल पिछले 11 वर्षों में हम लोगों ने अडॉप्ट किया और ये मोदी जी की ही सोच रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल हमारा बड़ा स्पष्ट रहा है। अब मैं अगर बोल्ड डिसीजंस की बात करूं तो मैंने कहा कि इतने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 वर्षों के बोल्ड डिसीजंस बता देना ये मेरे लिए बहुत कठिन होगा। लेकिन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। और आप ही सोचिए, जम्मू, आप ही लोग कहते थे, सब लोग, लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा और विधानसभा J&K के इलेक्शन में टर्नआउट वाज 63%। दिस इज द चेंज एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द बोल्ड डिसीजन टेकन। अगर हम उसी तरीके से बात करें एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया,
ईरान, इराक, मलेशिया सब डोमिनेटेड मुस्लिम देश रहे हैं और इस्लामिक देश रहे हैं, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक नहीं था और हमारे यहां ट्रिपल तलाक चल रहा था। एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और उसी तरीके से अगर हम देखें इकोनॉमिक डिसिप्लिन के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन में भी बहुत गहरी सोच के साथ जो आर्थिक जगत को बहुत तीव्र गति से आगे खड़ा कर सके, इसके लिए निर्णय लिए गए। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट का एडवांसमेंट, हम अभी भी ब्रिटिश की दुनिया में जी रहे थे, ब्रिटिश काल में जी रहे थे, उसको एडवांस करना, उसके साथ साथ प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को अलग अलग जो डिस्टिंक्शन था उसको समाप्त करना, ताकि हम बेटर किटी का उपयोग कर सके। हमारे अश्विनी जी बैठे हुए हैं। रेल बजट को एसिमिलेट करना और भारत की आर्थिक जगत को एक साथ कैसे देश के लिए डेवलप किया जा सकता है उसको करना। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी 10th से छलांग लगा करके 5th पर पहुंच गई, और अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अब नया डेटा आ रहा है वो हमको 4थे स्थान पर ला रहा है, और हम 4थे स्थान की तरफ हम अग्रसर हुए हैं। और हम 4th स्ट्रेट कंसेक्यूटिव 4th स्ट्रेट में हम अपने ग्रोइंग इकोनॉमी में इस ईयर भी हम सबसे आगे हैं। और उसी तरीके से हम देखें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में हमारा 4था साल लगातार चल रहा है। पर कैपिटा इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 67%. Foreign exchange reserves has increased by 135%. Exports at the record of to the US dollars is 825 billion. Gross FDI rise is 106%. Taxpayers का बेस बहुत इंक्रीज हुआ है, वो 127%. और उसी तरीके से ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ये भी 238% का इंक्रीज हुआ है। अगर एजेंसीज की बात करें तो ब्राइट स्पॉट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत की इकोनॉमी को IMF बोलता है। वर्ल्ड बैंक हमारे को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड कहता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमको वो कहता है कि इंडिया इज ऑल सेट फॉर as a primary engine of the global economic growth in 2025 and 26. यानी सारी विपरीत परिस्थिति में भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ और सक्षम तरीके से आगे बढ़ रही है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो प्रोएक्टिव डिसीजंस एक नहीं अनेकों हुए, और राहत के काम में तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी कभी पीछे नहीं रहे। फिर चाहे बात ऑपरेशन गंगा की हो और सिटीजन्स को यूक्रेन से लाने की बात हो, प्रोएक्टिव होकर के किसी और देश ने अपने सिटीजन्स की चिंता नहीं की, लेकिन इंडिया ने, और इंडिया ही नहीं, इंडियंस के साथ साथ, इंडियन फ्लैग के साथ साथ कई दूसरे देश के लोग भी यूक्रेन से बाहर आए। तो यह एक पॉजिटिव नोट के साथ, उसी तरीके से